यूपीएससी सोशियोलॉजी सिलेबस कवरिंग में हम देख चुके हैं यूरोप में आधुनिकता, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। इसमें हमने ईएसओ खंड 13 खंड 1 इकाई 1 यूरोप में समाजशास्त्र का उदय तथा एमएसओ 001 खंड 8 इकाई 29 आधुनिकीकरण एवं आधुनिकता के सिद्धांत, 2 ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का उद्भव और संस्थागत विकास, जिसमें दोबारा से 2 ब्लॉक पढ़ने हैं। ईएसओ 13 खंड 1 इकाई 1 जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूरोप में समाजशास्त्र का उदय, हमारे पिछले टॉपिक में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीएसओसी 131 खंड 1 इकाई 1 समाजशास्त्र का परिचय एवं प्राकृतिक क्षेत्र, जो कि हमारा इग्नू ब्लॉक है। तो इसकी खंड 1 इकाई है एक जब चलते हैं तो ये हमारा है समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। इसमें हम देखेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, समाजशास्त्र का उद्भव, ज्ञानोदय काल, वैज्ञानिक क्रांति, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। इसमें हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय, सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव, विकास का पहला चरण, विकास का दूसरा चरण, आधुनिक सामाजिक मानव शास्त्र का उद्भव, सामाजिक मानव विज्ञान के प्रणेता। सामाजिक मानव विज्ञान के प्रणेता सारांश और संदर्भ, 3 चीजें हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं उद्देश्य। इस यह इकाई विद्यार्थी को निम्न समझने में सहायता करेगी। समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र के उद्भव के कारक, समाजशास्त्र सामाजिक सिद्धांतों का उदय, सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव, सामाजिक मानव विज्ञान के विकास के चरण, सामाजिक मानव विज्ञान के प्रणेता तथा आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। प्रस्तावना। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान कई पहलुओं में आपस में गहरा संबंध रखते हैं। वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र का ही सबसे निकटवर्ती विषय है। कभी कभी अन्वेषण और पद्धति के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक मानव विज्ञान को समाजशास्त्र से पृथक कर पाना कठिन होता है। यहाँ तक कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोनों ही विषय अपेक्षाकृत नवीन हैं। समानताएं होने के बावजूद भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव के विविध ऐतिहासिक आधार हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र से कुछ ही समय पहले प्रकाश में आया। प्रारंभ में इन दो अनुशासनों के विषयगत मामलों के बीच अंतर करना बहुत ही कठिन था। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव, या जहाँ तक इस विषय का संबंध है, भौतिक मानव विज्ञान
सहित एकीकृत मानव विज्ञान अधिक जटिल है, जबकि समाजशास्त्र के उद्भव को खोजना अपेक्षाकृत सरल है। दोनों ही अनुशासन कई शताब्दियों पुराने हैं, हालांकि दोनों ही 19वीं शताब्दी में शैक्षिक विषय के रूप में उभरे। जैसे जैसे हम इस इकाई में आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों विषयों के उद्भव के विभिन्न ऐतिहासिक विकास को जान सकेंगे। समाजशास्त्र का उद्भव। सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारकों को समझना अनिवार्य है। पश्चिमी यूरोप 18वीं-19वीं सदी में तीव्र और गंभीर परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इसने समाज के प्रति समझ और इसमें व्यक्ति के स्थान के प्रति भी प्रतिमान के परिवर्तन की ओर अग्रसर किया। वैज्ञानिक खोजों और वैज्ञानिक पद्धतियों के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हो रही थी। हालांकि प्राकृतिक विज्ञान अभी भी अपनी आरंभिक स्थिति में ही थी, तथापि भौतिक दुनिया के अध्ययन के लिए व्यवस्थित पद्धति का विकास करना प्रारंभ हो चुका है। कुम्ट और दुर्खाइम जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों के मस्तिष्क पर हावी रहने वाला प्रश्न यह था कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक समान वैज्ञानिक व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सके। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगतियों ने पारंपरिक ग्रामीण कृषक समाज को आधुनिक शहरी औद्योगिक समाज में परिवर्तित करने की ओर अग्रसर किया। जैसा कि हम इस इकाई में आगे पढ़ेंगे कि नए आविष्कारों के कारण उत्पादन का स्तर छोटे घरेलू उद्योगों से बड़े पैमाने के कारखानों जैसे उद्यमों में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार विकास के साथ ही व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, जिसका गहरा असर प्रमुख राजनीतिक क्रांतियों सहित पश्चिमी यूरोपीय समाजों पर पड़ा। हालांकि ये व्यापक परिवर्तन न केवल औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के केंद्र रहे, अपितु इन्होंने एक विरोधाभासी स्थिति भी उत्पन्न की। विरोधाभासी इसलिए क्योंकि इसे आशावादी और निराशावादी दोनों ही रूपों में चिन्हित किया गया। भूतपूर्व पारंपरिक समाजों से जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं के परिवर्तन के कारण इसे आशावादी कहा गया, जिसे तर्कसंगत और प्रबुद्ध दर्शन के रूप में देखा गया, विशेष रूप से अंधकार युग में चर्च के शासन के संदर्भ में। फिर भी यह आधुनिक समाज जिसने मानवीय सृजनशीलता और तर्कसंगतता को बढ़ावा दिया, वह अव्यवस्था और अराजकता की सतत स्थिति में था, क्योंकि पहले से स्थिर क्रमों को नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था। समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहे इन बौद्धिक और भौतिक सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में उभरा। हम कुछ एक कारकों की चर्चा करेंगे जिसने समाजशास्त्र को एक शैक्षणिक विषय के रूप में उभरने में योगदान दिया। ज्ञानोदय काल। ज्ञानोदय या तर्क का काल बौद्धिक विकास का काल था, जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। सामाजिक जीवन से संबंधित कई मौजूदा विचारों और मान्यताओं को परास्त किया गया और इस अवधि के दौरान विचारों की नई धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया। फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू और जीन जैक्वेस रूसो नई ज्ञानोदय से जुड़े इस दौर के प्रसिद्ध विचारक थे। यह अवधि सामंती यूरोप के तत्कालीन दर्शनों से अलग एक मौलिक परिवर्तन को चिन्हित करती है। सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अब पवित्र रूप में धर्म, वैधानिक और पुण्य नहीं माना जाता था। व्यक्ति विवेकशील और आलोचनात्मक बनता जा रहा था। शासक के युगों पुराने पवित्र अधिकार सिद्धांतों को छोड़ दे तो अब कुछ भी पवित्र नहीं माना जाता। चर्च से लेकर राज्य और राज्य से लेकर शासक के प्रतिकार पर प्राधिकरण तक अब कुछ भी त्रुटि रहित नहीं माना जाता था। इस प्रकार के विचारों की जड़ें इस धारणा के रूप में थी कि प्रकृति और समाज दोनों का अध्ययन अनुभव द्वारा ही किया जा सकता है। मनुष्य अनिवार्य रूप से तर्कसंगत है और
इस तरह से समाज जो तर्क संगत सिद्धांतों पर बना है मनुष्य को उसकी अनंत क्षमताओं का एहसास दिलाएगा, जिसे औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति के रूप में देखा गया था, जो उस अवधि के दौरान दृढ़ता से स्थापित हुई और जो फ्रांस और अमेरिकी क्रांति की साक्षी रही। वैज्ञानिक क्रांति 14वीं से 16वीं शताब्दी के नव जागरण काल में यूरोप ने वैज्ञानिक क्रांति को उत्पन्न किया, जिसे व्यक्ति और प्रकृति के प्रति एक नए दृष्टिकोण के रूप में चिन्हित किया गया। प्राकृतिक वस्तुएं गहन अवलोकन और प्रयोग का विषय बन गई। इस क्रांति का प्रभाव न केवल भौतिकी जीवन को परिवर्तित करने अपितु प्रकृति और समाज के बारे में लोगों द्वारा रखे जाने वाले विचारों को भी परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण था। कोपरनिकन क्रांति कोपरनिकन क्रांति और पिछले भू केंद्रित सिद्धांत से सूर्य केंद्रित सिद्धांत के प्रति आंदोलन इस वैज्ञानिक क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण विकास थे। प्रयोगों ने काल के पथ प्रदर्शक वैज्ञानिक जैसे गैलीलियो गैलीली, जोहानस केपलर एंड आइजैक न्यूटन, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित समाज के विज्ञान का निर्माण करने की समाजशास्त्रियों की बढ़ती इच्छा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा डार्विन के उद्ध विकासवादी सिद्धांत में जन्मधारित बाइबल के सिद्धांत के प्रति एक कट्टरपंथी आलोचना को जन्म दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले विकास की अवधारणा का सूत्रपात किया था और कॉम्ट जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों ने जो समाज के विकास का वर्णन किया, लेकिन डार्विन ने मानव के जीवन जैविक विकास के वैध प्रमाण दिए। इन सिद्धांतों ने समाज में विकासवादी सिद्धांत की उन्नति का नेतृत्व किया, जिससे न केवल जैविक अपितु समाज को भी निरंतर निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में पनपते और विकसित होते देखा गया। मानव शरीर का विच्छेदन, जो कि पुनर्जागरण के बाद किया जाना प्रारंभ हुआ, मानव शरीर की कार्यप्रणाली को बेहतर समझने में लोगों की मदद की। इन सभी बातों ने विकल्पों के पुराने विचारों और सुझावों को चुनौती देने में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि इन विकल्पों को केवल तभी स्वीकार किया गया जब कोई इन्हें साबित और बार बार सत्यापित किया जा सके, अन्यथा नए समाधान खोजेगा। अतः वैज्ञानिक विधि एक सटीक और उद्देश्यपूर्ण विधि के रूप में मानी जाने लगी। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति 1798 की फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने सामंतवादी युग को समाप्त कर दिया और समाज के एक नए क्रम में पदार्पण किया। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरे यूरोप समाज में ही इसके द्वारा लाए गए दूरगामी परिवर्तन थे। यहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों में सुदूर देश जैसे भारत इस क्रांति के दौरान उत्पन्न विचारों से प्रभावित था। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता जैसे विचार जो अब भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा है, उनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह कारण और तर्कवाद के युग में प्रवेश कर चुका था। प्रमुख दार्शनिकों जिनके विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को प्रभावित किया, वे तर्कवादी थे, जो इस बात पर विश्वास करते थे कि सभी वास्तविक वस्तुएं कारण द्वारा साबित हो सकती हैं। इनमें से कुछ विचारक मोंटेस्क्यू 1689 से 1755, लॉक 1632 से 1704, वोल्टेयर 1694 से 1778 और रूसो 1712 से 1778। फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ इन विचारों द्वारा निर्मित उत्तेजना ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया। इसने यूरोपीय समाज की राजनीतिक संरचना को बदल दिया और उदार लोकतंत्र के आगमन की घोषणा करके सामंतवादी युग को प्रतिस्थापित किया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक क्रांतियों
की एक लंबी श्रृंखला का सूत्रपात हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला, जो समाज विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के निर्माण के उदय में सबसे तत्कालिक कारक था। इन क्रांतियों का कुछ समाजों पर बहुत गहरा असर पड़ा और कई सकारात्मक परिवर्तनों का नेतृत्व किया गया। हालांकि कई प्रारंभिक सिद्धांतकारों का ध्यान जिन बातों ने अपनी ओर आकर्षित किया वे सकारात्मक परिणाम नहीं थे, अपितु इस तरह के कट्टरपंथी परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव थे। ये लेखक इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अराजकता और अव्यवस्था से मुख्य रूप से विक्षुब्ध थे, विशेषकर फ्रांस में, और समाज में व्यवस्था फिर से बहाल करना चाहते थे। इस अवधि के कुछ चोटी के विचारक वास्तव में मध्य युग के शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत व्यवस्थित दिनों की वापसी चाहते थे। अधिक तर्कसंगत विचारकों ने स्वीकार किया कि सामाजिक परिवर्तनों ने इस तरह की वापसी संभव कर दी है। अतः उन्होंने समाज में व्यवस्था के नए आधार खोजने का प्रयास किया, जिन्हें 18वीं और 19वीं शताब्दी की राजनीतिक क्रांति द्वारा पलट दिया गया। सामाजिक व्यवस्था के मुद्दों में इस प्रकार की रुचि शास्त्रीय समाजशास्त्री सिद्धांतकारों, विशेष रूप से कॉम्ट दुर्खाइम और पार्सन्स की प्रमुख चिंताओं में से एक थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक अन्य विकास हुआ जिसने समाजशास्त्र के उद्भव को महत्वपूर्ण आकार दिया, वह औद्योगिक क्रांति था। प्रारंभिक समाजशास्त्री औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के साथ ही समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों से बहुत विचुप्त थे, जिसने अपने ग्रामीण से शहरी विशाल प्रवास के साथ ही जीवन की शैली को बदल दिया और शोषक वर्ग की संरचना को कठोर बनाया। ऐसे सभी विषयों ने जिसने कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद की आलोचना की, जैसे कई सामाजिक सिद्धांतों के विकास पर मौलिक प्रश्न उठाए। औद्योगिक क्रांति एकमात्र घटना नहीं थी, अपितु अंतर संबंधी विकास के एक समूह से संबंध रखती थी, जिसने पश्चिमी देशों को एक विशाल कृषक प्रणाली से एक नए दमनकारी औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित होने का मार्ग प्रशस्त किया। यह इंग्लैंड में लगभग 1760 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ और इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े परिवर्तन किए। प्रारंभ में इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में फैला। यूरोप में विशेष रूप से इंग्लैंड में नए क्षेत्रों, अन्वेषणों, वाणिज्य, व्यापार की खोज और शहरों का निरंतर विकास माल की मांग में वृद्धि लाया। इस प्रणाली में के भीतर कुछ लोगों ने काफ़ी लाभ कमाया, जबकि अधिकांश लोग लंबे समय तक काम करते रहते थे और वो भी कम पैसे के लिए काम करते थे। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए उपकरण और तकनीकों का आविष्कार किया गया था जो बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर सके। जेम्स व्हिग्स द्वारा 1767 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया, जिससे उत्पादन गतिविधि में तेजी आई। 1769 में आर्कराइट्स वाटर फ्रेम नाम की एक और उपकरण का आविष्कार किया, जो इतना बड़ा था कि इसे किसी व्यक्ति के घर में नहीं रखा जा सकता था और इसे लगाने के लिए एक विशेष इमारत की आवश्यकता थी। अक्सर कहा जाता था कि कारखाना प्रणाली की शुरुआत इसी कारण से हुई, जिसने अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली को पूंजीवादी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। इसके उपरांत पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरी, जिसने उत्पादन की इस नई प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज का हाथ द्वारा निर्मित वस्तुओं के पुराने युग से निकलकर मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं के नए युग में स्थानांतरित हो गया। इस बदलाव ने औद्योगिक क्रांति के उद्भव का उद्घोष किया। अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ समाज में कई बदलावों के अनुसरण हुए। जैसे जैसे पूंजीवाद अधिक जटिल होता गया, बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्त निगमों का विकास हुआ। इस कारण औद्योगिक श्रमिकों, प्रबंधकों और पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरी। नए औद्योगिक समाज में कृषक ने अपने जैसे ही अन्य हजारों लोगों के साथ स्वयं को कपड़ा मिल में कपास ढूंढते पाया। खुले और रोशनी से भरपूर ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय अब वो धूल और गंदगी में रह रहे थे। उत्पादन में
वृद्धि के साथ ही शहरी जनसंख्या भी बढ़ने लगी। आबादी बढ़ने के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिक शहर क्षेत्र तेजी से बढ़े। इन औद्योगिक शहरों को विशाल सामाजिक आर्थिक असमानताओं द्वारा अंकित किया गया था। ये परिवर्तन रूढ़िवादी और कट्टरपंथी दोनों ही विचारकों से संबंधित है। रूढ़िवादी इस बात से डरते थे कि कहीं ऐसी परिस्थिति अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, जबकि फेडरल एंगल्स जैसे कट्टरपंथियों को लगा कि श्रमिकों के क्रांति कारखाने से के श्रमिकों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है, जो सामाजिक परिवर्तन की ओर को बढ़ावा देगी। हालांकि चिंताएं एक दूसरे से बहुत भिन्न थी, फिर भी उस समय के सामाजिक विचारक औद्योगिक क्रांति के संभावित कारणों के प्रभाव में एकजुट थे। वे नए श्रमिक वर्ग के महत्व पर भी सहमत थे। अतः औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विषय जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को चिंतित किया वह श्रमिकों की स्थिति, संपत्ति का हस्तांतरण, शहरीकरण और प्रौद्योगिकी था। समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि जिस समय समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आकार ले रहा था, बौद्धिक उत्तेजना ज्ञानोदय होने के रूप में यूरोप में देखी गई। यह उल्लेखनीय बौद्धिक विकास और दार्शनिक विचारों के बदलाव का काल था। समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में ज्ञानोदय के विचारकों तक जो आम राय पहुंची, जिसने समाजशास्त्र के उद्भव में मुख्य बौद्धिक प्रणेता की भूमिका निभाई, वे थे पहला इतिहास का दर्शन, जो कि इस तथ्य को मानता है कि समाज चरण और ढांचों में प्रगति करता है और इन योजनाओं की उपस्थिति के कारण समाज को समझने के नियम भी प्राकृतिक विज्ञान की तर्ज पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, सामाजिक सर्वेक्षण की मात्रात्मक पद्धति के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण एक उपकरण के रूप में माना गया, जिससे समाज में विद्यमान सामाजिक समस्याओं को समझने में उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार सामाजिक सुधार के लिए समाधान खोजेगा। हालांकि सामाजिक सिद्धांत पर ज्ञान का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष और सकारात्मक नहीं था, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष और नकारात्मक था। वास्तव में ज्ञानोदय के प्रति लुईस डी बोनाल्ड 1754-1840 और जोसेफ डी मेस्ट्रे 1753-1821 जैसे रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादियों ने समाजशास्त्र के विकास के लिए उतना योगदान दिया जितना उन विद्वानों ने जो ज्ञानोदय से प्रभावित थे। डी बोनाल्ड व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों से बहुत व्याकुल थे। इन्हीं परिवर्तनों के कारण एक अत्यधिक अव्यक्तिक शहरी नगर जीवन की स्थापना हुई, जो पूरी तरह से इस प्रकार के सामुदायिक बंधन से विहीन थी और उन्होंने बीते समय की शांति और स्थिरता की वकालत की। इस तरह समाजशास्त्र व्यक्ति की बजाय एक विश्लेषण की इकाई के रूप में समाज पर जोर देता है। अंतर संबंधी और अंतर्निर्भर के रूप में समाज के विभिन्न भागों की मान्यता है और समाज में परम सामंजस्य और स्थिरता पर जोर देता है। अतः कहा जा सकता है कि यह रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रभावित हो सकता है। वास्तव में यह कहना उचित होगा कि जब समाजशास्त्र के लक्ष्य रूढ़िवादी विचारों, सामंजस्य, स्थिरता और एकता से प्रभावित हो रहे थे, तब पद्धतियां ज्ञानोदय के विचारकों से प्रभावित हो रही थी, जिससे ये महसूस किया ही कोई अतीत में जिन्होंने ये महसूस किया ही कोई अतीत में वापस नहीं जा सकता, परंतु समाज की एक नई सोच, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। अतः ज्ञानोदय और रूढ़िवादी विचार समाजशास्त्र के विज्ञान का निर्माण करने के लिए संयुक्त हुए। इसके अलावा ये बौद्धिक हलचलें 18वीं-19वीं शताब्दी से पश्चिमी यूरोप के प्रचलन में सामाजिक परिवेश से अलग नहीं थी। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। जहाँ तक मानव विज्ञान और उसके शैक्षणिक उपयोगिता का संबंध है, यह प्राकृतिक विद्यमान और मानविकी के एक मिलान बिंदु के रूप में शुरू हुई। सामाजिक मानव विज्ञान का एक हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से मानव विज्ञान के अन्य घटकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव समाजशास्त्र, दर्शन, जातीय इतिहास मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से निकटता से जुड़ा हुआ है, किंतु सामाजिक मानव विज्ञान का सबसे निकटतम विषय समाजशास्त्र है। मानव विज्ञान के अत्यधिक विस्तृत विषय के वस्तु को ध्यान में रखते हुए इसका
के बौद्धिक विकास और उद्भव का व्यापक रूप से पता लगाना मुश्किल है। समाजशास्त्र इस तरह की मानव विज्ञान के उद्भव और विकास को पश्चिमी दुनिया में सीधे वैज्ञानिक विकास से जोड़ा जाता है। यदि कोई सदियों पहले मानव विज्ञान शब्द के अस्तित्व को मानता है तो मानव विज्ञान एक बहुत पुराना विषय है। मानव विज्ञान एक शब्द है जो प्राचीन यूनानियों ने भी उपयोग किया था। उन्होंने उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी 1595 में उत्पन्न हुआ था। इमानुएल कांत ने 1798 में एंथ्रोपोलॉजी इन द प्रैक्टिचर हिंसिकट नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की जिन थी। सराना 1983। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेनियों ने अफ्रीका के हिस्से और नई दुनिया के अपने विजय के इतिहास के बारे में लिखा था। ये सब मानव विज्ञान की महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री हैं। इसके अलावा यात्रियों और अन्य लोगों के लेखन और रूसों का महान असभ्यता के बारे में अटकलें बौद्धिक विचारधारा में परिवर्तनों की ओर संकेत देती हैं। वहीं मानव विज्ञान के बुनियाद को ग्रीक रोमन पुनर्जागरण काल में भी रेखांकित किया गया है। यह विशेष रूप से हेलिकनार्सस 484 से 425 बीसी के हेरोडोटस के लेखन के रूप में शुरू हुआ। वोगेट के अनुसार 1975 हेरोडोटस का निर्वंश विज्ञान के पिता के रूप में नहीं तो संभावित रूप से अग्रदूत के रूप में उद्धृत किया गया। वास्तव में हेरोडोटस का मुख्य रूप से फारसी युद्धों के इतिहास और पश्चिमी एशिया और मिस्र के विभिन्न हिस्सों, काले सागर के उत्तरी तट पर के सिथियन, इथोपियाई और सिंधु घाटी का विस्तृत यात्रा कथाओं के लेखन के लिए याद किया जाता है। C.F. एरिक्सन 2001 उस समय के ग्रीक दार्शनिक, विशेष रूप से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने भी मनुष्य और समाज के अध्ययन पर प्रभाव डाला। बाद में रोमन दार्शनिक मार्कस तुलियस सिसेरो ने भी मानव समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई शताब्दियों के अंतराल के बाद, खासकर 16वीं शताब्दी AD में कुछ दार्शनिकों ने समाज और राज्य के अध्ययन में रुचि लिया। इन कुछ विद्वानों में थॉमस हॉब्स और मैकियावेली भी शामिल हैं। इससे पहले 14वीं शताब्दी AD में नैतिक, ऐतिहासिक दर्शन और सामाजिक प्रतिमान के संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण पर इब्न खल्दून के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया जा सकता है। इब्न खल्दून विकास का पहला चरण। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण के अनुभव और प्रभाव के बाद रूसो, विको, बैरन डी माउंटक्यू और जॉन लॉक जैसे कई प्रतिष्ठित दार्शनिक हुए जिन्होंने समाज को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस समय की सामाजिक घटनाओं को श्रेणीबद्ध किया। पूर्व इन कार्यों ने निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान के विकास और समाजशास्त्र और मानव विज्ञान सहित मानव समाज के विज्ञान के लिए दार्शनिक आधार रखा। पहले के दार्शनिक और विद्वानों के योगदान ने निश्चित रूप से मानव विज्ञान के उद्भव और विकास में योगदान दिया है। हालांकि उन्हें वास्तव में मानव विज्ञान कहा नहीं जा सकता है। मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का विकास जो पहले दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययनों को प्रारंभ किया था, यह 2 चरण में आया था। पहला चरण 1725 से 1840 में दार्शनिक वैज्ञानिक इतिहास से मनुष्य समाज और सभ्यता के अध्ययन को सफलतापूर्वक अलग किया और उसके द्वारा एक सामान्य सामाजिक विज्ञान तैयार किया गया। वोगेट 1775। हालांकि होबेल 1958 का मानना है कि मानव विज्ञान मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान से उपजी है और प्राकृतिक विज्ञान परंपरा के एक बड़े परिमाण का वहन करती है और न कि इतिहास या दर्शन के। इसके पहले के संगठन और मानव विज्ञान की प्रकृति की समस्या ऐसी थी कि 20वीं शताब्दी के मध्य में भी इवांस प्रिचर्ड को ब्रिटिश मानव विज्ञान, विशेष रूप से सामाजिक मानव विज्ञान में समस्या का सामना करना पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति के बारे में उनका कहना था कि सामाजिक मानव
विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में देखने वाले और जो खुद इवांस प्रिचर्ड इसे मानविकी में से मानते हैं, उन लोगों के बीच विचारों का व्यापक अंतर है। आज जब मानव विज्ञान और इतिहास के बीच संबंधों पर चर्चा की जा रही है, तब यह विभाजन शायद सबसे तेज है। इवांस प्रिचर्ड 1951। विकास का दूसरा चरण। दूसरे चरण 1840 से 1890 में प्राकृतिक विज्ञान में एक स्थिर और संतुलन मॉडल में से एक गतिशील मॉडल में परिवर्तन था। इसकी पराकाष्ठा उष्मागतिकी और डार्विनियन विकासवादी सिद्धांत के परिचय के साथ आई। वोगेट 1975 में आई। मानव विज्ञान जैसे विविधता वाले क्षेत्र को 1860 के दशक में एक सामान्य मानव विज्ञान विषय में एकीकृत करने के लिए एक प्रयास किया गया था जो मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में संलग्न होगा। 1870 तक भौतिकी, मानव विज्ञान, प्रागैतिहासिक और निर्वंश विज्ञान को एकीकृत करके मानव विज्ञान की एक विशिष्ट चरित्र स्वयं प्रकट होना शुरू हुआ। CF वही। इस अवधि में मानव विज्ञान के उद्भव को शैक्षणिक विषय में शामिल किया गया है। यह भौतिकी और जैविक क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति की जीत की प्रेरणा के माध्यम से 19वीं शताब्दी के मानव विज्ञानी मानते थे कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं खोजने योग्य शास्त्रयुक्त सिद्धांत थे। यह दृढ़ विश्वास अतीत की अवधि की आकांक्षा के साथ अपने हितों में शामिल हो गए। 18वीं शताब्दी के ज्ञान और मानव जाति के सार्वभौमिक इतिहास की दृष्टि के लिए सामाजिक विज्ञान का नाम दिया गया था। हैरिस 1979। हालांकि यह केवल 19वीं शताब्दी में शैक्षणिक विषय के रूप में उभरा। हालांकि 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में होने वाले विभिन्न बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन अनुसार के उद्भव का महत्वपूर्ण कारक रहा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों में यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति शामिल है। फ्रेड डब्ल्यू वोगेट सामाजिक विज्ञान के उद्भव को सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के उद्भव के मार्ग के रूप में देखते हैं। उनका कहना है, यहाँ एक संदेह हो सकता है कि 18वीं सदी के प्रगतिवादियों ने एक नए विषय के लिए नींव रखी, एक सामान्यीकृत सामाजिक विज्ञान। यह तथ्य कि 19वीं शताब्दी के दौरान मानव जाति के प्राकृतिक इतिहास की सामान्य रूपरेखा का विस्तार और परिष्करण किया गया था और इसने संस्कृति के मानव वैज्ञानिकी विज्ञान के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। प्रगतिशील सामाजिक दार्शनिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय सफलता को प्रमाणित करता है। 1975। हालांकि वोगेट ने 18वीं शताब्दी के प्रगतिविदों को मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अग्रदूतों के रूप में महानता बताने के साथ विरोध जताते हुए कहा है कि प्रगतिविदों ने खुद ही विशेष तथ्यों के संग्रह को नज़रअंदाज कर दिया, किंतु खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतवादी रैंक तक बढ़ा दिया। फलतः इनका विकास के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, जो प्रागैतिहासिक भौतिकी, मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान और अन्य मानव विज्ञान विशेषताओं का नेतृत्व करेगा। फिर भी यह उन विशेषज्ञताओं का अभिसरण था जो सामान्य सामाजिक विज्ञान के आधार पर मानव विज्ञान की भिन्नता को उत्पन्न करता था। ऐतिहासिक और उदार विकासवादी प्रक्रियाएं मानव विज्ञान वैज्ञानिक संस्थान के उद्भव में काम कर रही थी। वोगेट 1975। मार्विन हैरिस मानव विज्ञान के विकास के इतिहासकार थे, जिन्होंने भी मानव विज्ञान को इतिहास के विज्ञान की शुरुआत के रूप में देखा। 1979। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उदय मुख्य रूप से ब्रेनिस्लो मोलिनोस्की और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के योगदान के साथ हुआ। मार्सेल मास को आमतौर पर फ्रांस में आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रोनिस्लो
मेलिनोस्की सबसे प्रसिद्ध सामाजिक मानवविज्ञानिक में से एक हैं। वास्तव में उन्हें आमतौर पर आधुनिक समाज मानवविज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक सामाजिक मानवविज्ञान में उनका मुख्य योगदान प्रतिभागी विधि या तकनीक के साथ निर्वंश विज्ञान विधि का परिचय था, और विशेष रूप से पहले के दृष्टिकोण विकासवादी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हटकर कार्यात्मकता के सिद्धांत की स्थापना की। पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक क्राइम 1944 एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड द अदर एसेज उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। बोर्सलालो मेलिनोस्की के साथ A.R. रैडक्लिफ ब्राउन आधुनिक मानवविज्ञान के संस्थापकों में से एक हैं। वह अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आमतौर पर संरचनात्मक कार्यात्मकता कहा जाता है उनका सिद्धांत एमाइल दुर्खाइम और उनके निर्वंश विज्ञान क्षेत्र ने डेटा और अनुभव के वैचारिक विचारों के साथ विकसित किया गया था। द अंडमान आइसलैंडर ए स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1922 और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह विनिमय और सामाजिक संरचना के रूपों के बीच संबंध के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इस तरह उन्हें फ्रांस में आधुनिक सामाजिक मानवविज्ञान के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम द गिफ्ट 1922 विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक मानवविज्ञान में इन अग्रदूतों के साथ संरचनात्मक और संरचनात्मकता और संरचनात्मक मानवविज्ञान के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लेवी स्ट्रॉस को सूची में शामिल किया जा सकता है। उन्हें मिथक, संस्कृति, धर्म और सामाजिक संगठन के विषयों पर 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 63 टॉपिक क्विज 1955 स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1963 उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। ऐसे भी कई मानवविज्ञानी हैं जिन्होंने आधुनिक समाज में मानव विज्ञान के विकास में योगदान दिया, किंतु वे या तो बाद में या निचले क्रम में गिने जाते हैं। एक विषय के रूप में मानव विज्ञान सामाजिक मानव विज्ञान का उदय पेशेवर संघों के गठन के रूप में भी माना जा सकता है। 1837 में गठित एबरीजनीज प्रोटेक्शन सोसाइटी के एक रूप में स्थापित होने वाला पहला मानव विज्ञान संगठन था एबरीजनीज प्रोटेक्शन सोसाइटी। C.F. सराना 1983 अमेरिकी मानव विज्ञान संघ की स्थापना 1902 में हुई थी। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने 1851 में मानव विज्ञान को मान्यता दी और 1882 में मानव विज्ञान के लिए एक अलग सेक्शन दिया। 1846 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस द्वारा मानव विज्ञान को मान्यता मिली और 1884 में एक अलग विभाग दिया गया। लंदन की मानव विज्ञान सोसाइटी 1863 में आया। 1871 में इस और अन्य एंथ्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ द लंदन को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मानव विज्ञान संस्थान बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1774 बॉम्बे की मानव विज्ञान सोसाइटी की स्थापना की गई। 1886 में हुई थी। भारतीय संदर्भ में इस बात की कोई सहमति नहीं है कि मानव विज्ञान का उदय सामाजिक मानव विज्ञान सहित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के गठन के साथ मेल खाता है, क्योंकि कुछ दावा करेंगे। सराना का मानना है कि 18वीं शताब्दी में भारतीय मानव विज्ञान नहीं उभरा था
उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक संघों और लेखों की स्थापना केवल भटकने के प्रयास था। भारत में सामान्यतः मान्यता प्राप्त मानव विज्ञान कार्यों को ब्रिटिश प्रशासकों जैसे बोल्ट, क्रुक, डाल्टन, ग्रिशन, इबेटसन, मिल्स ने नेस्फील्ड और यो मिलेली, रिसेल, सिनार्ट और थुर्स्टन और प्रशासक से बने अकादमिक J.H. हटन द्वारा लिखे गए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इस शताब्दी में 20वीं शताब्दी, शरद चंद्र राय ने छोटा नागपुर की जनजातियों पर एक उनके मोनोग्राफ के साथ मानव विज्ञान सामग्री के इस समूह में शामिल किया गया। सराना 1983 ब्रैकेट मेरा है। फिर भी इन संगठनों का गठन विभिन्न देशों में और विभिन्न अवधियों में मानव विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान साहित्य की उभरती स्थिति को इंगित करता है। सामाजिक मानव विज्ञान के प्रणेता लुईस हेनरी मॉर्गन 1818-1881, जॉन फ्यूक्सन मैकलेनन 1827-1881, एनफोल्ड बस्टियन 1826-1905 और सर एडवर्ड बर्नेट टायलर 1832 से 1917 को सामाजिक मानव विज्ञान के अग्रदूतों में शामिल किया जाता है। वहीं फ्रांज बोश 1858 से 1942, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेचर 1854-1941 और WHR रिवर्स 1864-1922 जैसे मानव विज्ञानियों को उनके अनुगामी के रूप में देखा जाता है। कई और ऐसे मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने मानव विज्ञान की स्थापना और विकास, खासकर सामाजिक मानव विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संबंध प्रणाली पर हेनरी लुईस मॉर्गन का अध्ययन सामाजिक मानव विज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे उन्होंने समाज के विकासवादी चरणों को विकसित किया। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में सिस्टम ऑफ द consanguinity and affinity of the human family 1871 और एंशिएंट सोसाइटी 1877 शामिल किया जाता है। इन दोनों कार्यों ने कार्ल मार्क्स को वर्ग के ऐतिहासिक सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिकीवाद को विकसित करने के लिए भी बहुत प्रभावित किया। स्टॉकिश निर्वंश विज्ञानी जॉन फ्यूक्सन मैकलेनान और दूसरों ने आदिम विवाह प्रणाली, कानून, टोटेमिस और रिश्तों की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मुख्य मानवविज्ञान कार्य प्रिमिटिव मैरिज एंड इंक्वायरी into the origin of the form of capture in marriage ceremonies 1865 है, जिसमें उन्होंने एगोसोगोगी और एंडोगामी जैसे नए परिभाषित शब्द को दी पैट्रियार्कल थियोरी 1885 और स्टडीज इन एंशिएंट हिस्ट्री 1996 में पेश किया। एक चिकित्सक से मानवविज्ञानी बने एडल्फ बास्टियन को जर्मन मानवविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। उनकी जाने माने पुस्तक 3 वॉल्यूम ग्रंथ डेर मेंसेक इन डेर गेसिचटे 1807 मैन इन हिस्ट्री के रूप में सामने आया, जिसने मनोविज्ञान और सांस्कृतिक इतिहास पर विचारों को बढ़ावा दिया और सार्वभौमिक आंदोलन का अध्ययन करने वाले और सांस्कृतिक इतिहास की ठोस घटनाओं को नज़रअंदाज करने वाले विकासवादी लोगों के साथ आम विचार साझा किया। एरिक्सन एट अल 2001, CF कोपिंग 1983, जिन्होंने
जैविक रूप से भिन्न जाति के विचार का विरोध किया और मानव जाति की मानसिक एकता के सिद्धांत को सूत्रबद्ध किया। सर एडवर्ड बर्नेट टायलर, जिसे आमतौर पर संस्थापक या सांस्कृतिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, वे मुख्यतः सांस्कृतिक विकास और प्रसार, धर्म और जादू की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंध है। संस्कृति और सांस्कृतिक अस्तित्व की उनकी वैचारिक परिभाषा अभी भी आज तक मानी जाती है। वह सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अग्रदूतों के बीच सबसे प्रतिष्ठित मानव विज्ञानी के रूप में खड़े हैं। रिसर्च इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन 1865, प्रिमिटिव कल्चर 1871 और एंथ्रोपोलॉजी इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन 1881 उनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। फ्रांच बोस, जिन्हें अमेरिकी मानवविज्ञानी के पिता विशेष रूप से सांस्कृतिक मानवविज्ञान और आधुनिक अमेरिकी मानवविज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मानवविज्ञान में उनका महत्वपूर्ण योगदान था उस समय के बहुत लोकप्रिय संस्कृति की समझ के लिए विकासवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार करना, सांस्कृतिक सापेक्षता की अवधारणा का आधार तत्व तैयार करना और डेटा और विश्लेषण एकत्र करने के लिए अनुभवजन्य तरीकों का प्रयोग करना। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन 1911 और रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर 1940 उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने जादू और धर्म की समझ में बहुत योगदान दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम द गोल्डन बाउ, अ स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन 1891 था। WHR रिवर्स ने भी उभरते सामाजिक मानवविज्ञान के विकास में योगदान दिया। उनका योगदान मुख्य रूप से संबंध और सामाजिक संगठन के अध्ययन से संबंधित है। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम दी टोडास 1906 और हिस्ट्री ऑफ मलेशियन सोसाइटी 1914 था। सारांश, ऐतिहासिक विकास जिसमें उन्हें विकसित किया गया था इसके अनुसंधान के अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेष रूप से कार्यक्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, सिद्धांतों, पद्धतियों और अभ्यास में सम्मेलन और विरोध भी था। यह इस कारण से है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर अपनी सैद्धांतिक समस्याओं और हितों को साझा करते हैं। यही कारण है कि कई विद्वानों द्वारा सामाजिक मानवविज्ञान को समाजशास्त्र का एक भाग या समाजशास्त्र का एक शाखा के रूप में माना जाता है। मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ स्थापित किया गया था या मानव विज्ञान एकीकृत मानव विज्ञान के विषय वस्तु के साथ स्थापित किया गया था। विशेष रूप से भौतिकी मानव विज्ञान और पुरातात्विक मानव विज्ञान के घटकों के संदर्भ में भौतिकी विज्ञान के साथ इसका संबंध समाजशास्त्र से अधिक है। जहाँ तक उत्पत्ति का संदर्भ है, सामाजिक मानव विज्ञान की उत्पत्ति समाजशास्त्र से कुछ पहले ही मानी जाती है, जबकि समाजशास्त्र के उभरने के लिए तत्कालीन यूरोप में विभिन्न कारकों को उत्तरदायी बताया गया, विशेष रूप से औद्योगिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक आंदोलनों के लिए जिम्मेदार है। यूरोप और अन्य विकसित समाजों के बाहर सामाजिक मानवविज्ञान का उदय मुख्य रूप से अन्य विदेशी समाजों को समझने के लिए बौद्धिक खोजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि प्रारंभिक वर्षों से समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान के बीच अंतर कार्यक्षेत्र, अवधारणा और विधि के स्तर के बजाय प्रयोग स्तर और अध्ययन की प्राथमिकता निर्धारित करने पर अधिक रहा है। और अब बोध प्रश्न। समाजशास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन करें। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में 1789 के फ्रांसीसी आंदोलनों का क्या योगदान था? सामाजिक मानव विज्ञान की उत्पत्ति के प्रचलन की आलोचना करें। सामाजिक मानव विज्ञान की उत्पत्ति के चरणों का वर्णन करें।
सामाजिक मानव विज्ञान के साथ समाजशास्त्र की उत्पत्ति के अंतर की आलोचना करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। आप ट्राई कर सकते हैं कि जो बोधगम्य प्रश्न है इसको इसके आंसर राइटिंग करें।